हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ हड़प्पा सभ्यता के बारे में। और प्राचीन भारत का ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो वो इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से जाके इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो केवल प्रतियोगी परीक्षा के लिए बनाया गया है, राजनीतिक नहीं है ये वीडियो, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। तो चलिए पढ़ते हैं आज हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ये सूचना लिखी है, इसे आप अच्छे से जरूर पढ़ लें। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, आप कुछ भी कह सकते हैं, इसके दोनों नाम मिलते हैं। कुछ लोग हड़प्पा सभ्यता कहते हैं तो कुछ लोग सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। वैसे तो सभी भारतीय सभ्यताओं में हड़प्पा सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है और इस सभ्यता के बारे में जानकारी अलेक्जेंडर कनिंघम, ये है अलेक्जेंडर कनिंघम का फोटो। जॉन मार्शल, ये है जॉन मार्शल का फोटो। राय बहादुर दयाराम साहनी, उनका फोटो मुझे मिला नहीं है तो इसलिए उनका फोटो मैंने यहाँ पर नहीं लगाया है। और सर मार्टिमर व्हीलर, तो ये है सर मार्टिमर व्हीलर का फोटो के द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों में मिलती है। और उन्हीं रिपोर्टों के आधार पर भारतीय इतिहासकारों ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में लिखा है। तो देखो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी है वो हमें कैसे मिलती है। तो यहाँ पे सबसे पहला तो आप याद रखें, अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, राय बहादुर दयाराम साहनी और सर मार्टिमर व्हीलर के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, उन्हीं रिपोर्टों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का इतिहास मिलता है। तो उन्हीं रिपोर्टों के आधार पर जितने भी इतिहासकार हैं, उन्हीं रिपोर्टों के माध्यम से उन्होंने हड़प्पा के बारे में लिखा हुआ है। तो आपको ये याद रखना है यहाँ पे। और ये लोग कौन थे? ये लोग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मेसन के द्वारा प्रदान की गई थी। चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा में स्थित टीले की जानकारी अंग्रेज अधिकारियों को प्रदान की। इसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853 और 1873 में हड़प्पा में स्थित टीले का सर्वेक्षण कराया। ये जो आपको फोटो दिखाई दे रहा है, तो ये चार्ल्स मेसन का है और ये है कनिंघम का फोटो। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक सवाल यहाँ से बनता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। अगर खोज के बारे में आपसे कोई पूछे तो देखो यहाँ पे मैं अपने व्यक्तिगत विचार बता रहा हूँ कि मैं चार्ल्स मेसन को ही इसका क्रेडिट देना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मेसन ने ही इसके बारे में जानकारी दी थी, तो इसीलिए उनको मैं पूरा क्रेडिट देना चाहूँगा। अब बात आती है उत्खनन की। देखो, उत्खनन बात अलग होती है और खोज बात अलग होती है, तो उस पर भी मैं चर्चा करूंगा अभी आगे। अगर आप किसी एग्जाम में बैठे हुए हैं और वहां पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की, तो फिर वहां पे आप ऑप्शन देखना। अगर वहां पे चार्ल्स मेसन का नाम मिलता है तो आप इसको ही टिक करके आए तो बेहतर होगा। अगर इनका नाम ना मिले तो फिर और भी हैं जिनके बारे में मैं अभी आगे चर्चा करूंगा। तो इसके बाद क्या हुआ, 1826 में अंग्रेज अधिकारियों को जानकारी दी चार्ल्स मेसन ने। फिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो जनक अलेक्जेंडर कनिंघम थे, उन्होंने 1853 में काम चालू करवाया था। किसका? सर्वेक्षण का, उसी टीले का। और ये काम 1853 से 54, 55, 56 इस तरह का चलता रहा। तो इसीलिए कभी कभी आपको इतिहास की किताबों में 1856 भी लिखा मिलेगा। फिर इसके बाद 1873 में भी हुआ इसका सर्वेक्षण, उसी टीले का जो हड़प्पा में मिला था उसका। तो यहाँ पर आप याद रखें, यहाँ पे 1853 और 1873, तो यहाँ पे इनको याद रखें। जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इस पे आप थोड़ा ध्यान दें। 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे। उन्होंने 1921-22 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स को उत्खनन यानी खुदाई करने के लिए हड़प्पा भेजा और 1922-23 में राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो में उत्खनन कार्य के लिए भेजा।
हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो में प्राप्त वस्तुओं के आधार पर ही हड़प्पा सभ्यता की पहली आधिकारिक रिपोर्ट 1931-32 में पेश की गई। तो चलिए इसे समझ लेते हैं। 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो महानिदेशक थे वो कौन थे? सर जॉन मार्शल। उन्होंने 1921-22, देखो यहाँ पे उत्खनन जो कार्य होता था वो किसी एक दिन नहीं होता था कि एक दिन गए और कर दिया, वो महीनों चलता था, 2 महीने 3 महीने 4 महीने इस तरह का चलता था। तो इसीलिए यहाँ पे 1921-22 लिखा हुआ है। तो जॉन मार्शल ने क्या किया था कि दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स को भेजा था उत्खनन के लिए, यानी खुदाई करने के लिए भेजा था। कहाँ? हड़प्पा में। जाओ इसके बारे में पता करो। और 1922-23 में भेजा था कहाँ? राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो अलग शहर और हड़प्पा अलग था, तो इसीलिए दोनों जगह पे अलग अलग भेजे गए थे लोग। और यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जितनी भी चीज़ें प्राप्त हुई थी उन्हीं चीज़ों के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की गई थी जिसको 1931-32 में पेश किया गया था। जब ये रिपोर्ट आई थी तो उस समय जब कांग्रेस के नेताओं को पता चला, क्योंकि देश तो आज़ाद हुआ नहीं था उस समय, लेकिन जैसे ही नेहरू जी को इस बात का पता चला कि एक नई सभ्यता की खोज हुई है हमारे देश में, तो वो बहुत उत्सुक हुए थे और उन्होंने इच्छा भी जताई थी कि हम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो देखना चाहेंगे। तो ये जो आपको फोटो दिखाई दे रही है ये है जॉन मार्शल की फोटो। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहें या सिंधु घाटी सभ्यता, ये प्रश्न बहुत अच्छा है, तो इसको आप बहुत अच्छे से याद रखें यहाँ पे। हालांकि प्रारंभ में इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से ही पुकारा गया था, क्योंकि इस सभ्यता के स्थल सिंधु नदी के आसपास स्थित थे। परंतु रंगपुर, लोथल और कालीबंगा जैसे नए स्थलों की खोज हुई जो सिंधु नदी या उसकी सहायक नदियों के आसपास नहीं थे। इसीलिए विद्वानों ने इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहना ही उचित समझा। तो चलिए समझा देता हूं आपको। देखो, पहले अब शुरुआत में इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया था। क्यों कहा गया था? क्योंकि ज्यादातर जो इसके स्थल मिले थे वो सिंधु नदी के आसपास या फिर सिंधु नदी की जो सहायक नदियां थी उनके आसपास ही थे। लेकिन कुछ नए स्थलों की खोज हुई जैसे कि रंगपुर, लोथल और कालीबंगा, जो कि सिंधु नदी या उसकी किसी भी सहायक नदी के आसपास नहीं थी। तो इसीलिए विद्वानों ने क्या किया कि हड़प्पा सभ्यता ही इसको कहना उचित समझा। क्योंकि अगर सिंधु सभ्यता कहेंगे तो ये रंगपुर, लोथल और कालीबंगा तो है नहीं उसके पास, तो इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता ही सबसे उसका उचित नाम है। और हड़प्पा सभ्यता के नाम से ही ज्यादातर इतिहासकार इसको संबोधित करते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं आज भी। हड़प्पा सभ्यता का समय यानी काल इतिहासकारों ने अलग अलग बताया है, परंतु रेडियो कार्बन पद्धति के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का समय 2500 से 1500 ईसा पूर्व के मध्य माना गया है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो उत्तर में मांडा जो जम्मू कश्मीर में है से लेकर दक्षिण में दाइमाबाद तथा पश्चिम में सुतकांगेडोर से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर तक। देखो यहाँ पर मांडा जम्मू कश्मीर में है और दाइमाबाद उत्तरी महाराष्ट्र में है, सुतकांगेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, मेरठ में। तो यहाँ पे अब देख लेते हैं थोड़ा एक बढ़िया सी चीज। तो ये है हड़प्पा सभ्यता का, यहाँ पे ये इसका विस्तार था, तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे जो हल्का हल्का सा ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है तो ये हड़प्पा सभ्यता का ये विस्तार था यहाँ पे। तो इस तरफ ये है पाकिस्तान और ये है भारत। तो आप यहाँ पे देख लें इसको, और यहाँ पे हल्के हल्के से नाम भी लिखे दिखाई दे रहे होंगे आपको, तो आप पढ़ सकते हो इनको। ये है हड़प्पा, ये है मोहनजोदाड़ो, तो यहाँ पे ये है धौलावीरा, तो इस तरह के लिखे हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो हड़प्पा सभ्यता वो फैली थी वो किस तरह से फैली थी। तो इसी तरह से फैली हुई थी। तो सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा की। देखिए हड़प्पा पहली बात तो है कहाँ वो देख लेते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको हड़प्पा कहाँ है। तो ये है हमारे देश का नक्शा। तो अब चलते हैं यहाँ पे देखते हैं हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पीला 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 आपको दिखाई दे रहा है, इस पे ध्यान देना। ये जो ये दिखाई दे रहा है ये भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है, ये इधर पाकिस्तान है, ये है इंडिया। तो कहाँ पे है हड़प्पा? अभी यहाँ है, पंजाब।
ये है साहिवाल, यहीं कहीं है। ये है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये है हड़प्पा। देखिए यही था। अब बात करते हैं इसके बारे में। देखो अभी मैंने आपको बताया कि हड़प्पा कहाँ है। हड़प्पा है पाकिस्तान के पंजाब प्रदेश में मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था। और यहाँ का जो उत्खनन कार्य है वो किसने किया था? दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने किया था। 1921-22 में किया था। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ था? यहाँ से कुछ मोहरें प्राप्त हुई थी जिन पर एक सींग वाले पशु का चित्र बना हुआ था। वो मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये एक पशु है, इसका एक ही सींग है। तो ये जो मोहर थी वो प्राप्त हुई थी। और ये कुछ ऊपर लिखा भी है, लेकिन क्या लिखा है इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, तो कोई कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में कि ये क्या लिखा हुआ है। तो ये मोहर कहाँ पर प्राप्त हुई थी? हड़प्पा में प्राप्त हुई थी यहाँ पे। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हड़प्पा नगर हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर था। तो आप ये याद रखें यहाँ पे। अब बात आती है यहाँ पे कि प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं। देखो अगर हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन की बात करें तो यहाँ पर दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने किया था इसके उत्खनन का कार्य। और कब किया था? 1921 और 22 में किया था इसके उत्खनन का कार्य। यहाँ से प्राप्त क्या हुआ था? देखिए प्राप्त तो बहुत कुछ हुआ था, लेकिन मैं मुख्य चीज की यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पर मोहर प्राप्त हुई थी ये, तो बस इसको याद रखें। नंबर 2, मोहनजोदड़ो। तो चलो पहले देख लेते हैं कि ये मोहनजोदड़ो है कहाँ। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है हमारे देश का माप, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे कि मोहनजोदारो कहाँ है। तो चलते हैं मोहनजोदारो देखते हैं। तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये है। तो मोहनजोदारो पाकिस्तान में है। और दिखाते हैं आपको, ये देखिए, तो ये जो दिखाई दे रहा है ये है मोहनजोदारो। तो अब आपको समझ में आ गया होगा इसके बारे में, ठीक है। तो अब चलते हैं मुख्य सब्जेक्ट की तरफ। तो आपने अभी देखा ये था मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा सभ्यता का खोजा जाने वाला दूसरा नगर था। और यह नगर आधुनिक पाकिस्तान के सिंध प्रदेश के लरकाना या फिर ननकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित था। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य 1922-23 में राखाल दास बनर्जी ने किया था। और यहाँ से एक सील पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिली, जिसके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा के चित्र बनाए गए हैं। तो आपको यहाँ पर मैं कुछ दिखाना चाहूँगा। ये जो मोहर देख रहे हो, एक व्यक्ति बैठा हुआ है यहाँ पे और उसके पीछे कुछ जानवर हैं। तो ये प्राप्त हुआ था कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। देखो मोहनजोदड़ो से भी बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुई थी। तो यहाँ पर मैं मुख्य चीज़ की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो उस पर ध्यान दें आप। यहाँ से प्रश्न कौन कौन से बनेंगे उन पे भी ध्यान देते हैं। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य, देखो खोज बात अलग होती है और उत्खनन बात अलग होती है, ठीक है। तो कभी कभी जो हिंदी के इतिहासकार वो लिख देते हैं कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो वहाँ पे आप ऑप्शन देखना। सबसे बड़ी बात है ऑप्शन की। ऑप्शन में किस किस के नाम देते हैं, तो वहाँ पर राखाल दास बनर्जी सही होगा, क्योंकि राखाल दास बनर्जी ने ही उत्खनन कार्य किया था मोहनजोदड़ो का। कब किया था? 1922-23 में किया था। और यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ क्या मिली थी कि एक मोहर मिली थी यहाँ पर जिस पे एक व्यक्ति बैठा है और उसके आगे पीछे कुछ जानवरों के चित्र बनाए गए थे। देखिए यहाँ पे थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी मैं आपको दे देता हूँ कि भारतीय जो इतिहासकार हैं, यानी कि जो हिंदी के इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा है इसी को कि ये पाशुपतिनाथ यानी कि शिव जी की मूर्ति है। ये वो ऐसा अंदाज लगाते हैं, देखो निश्चित नहीं है, ये केवल अंदाज है। तो यार मुझे तो नहीं लगता ऐसा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये व्यक्ति जो बैठा हुआ है, इसके जो हाथों पे आप ध्यान से देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे मोटे मोटे कड़े हों और ये ऊपर ये सींग टाइप के निकले हुए हैं। लेकिन शिव जी को तो ऐसा नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे मैंने फोटोज देखे, आप सबने देखे होंगे, और उनके गले में सांप भी रहता है। और यहाँ पर तो हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा आदि के चित्र बनाए गए हैं। और शिव जी
दूसरी बात है कि वो हमेशा जमीन पे बैठते थे और यहाँ पे ये व्यक्ति जमीन पे नहीं बैठा हुआ है, ये भी आप ध्यान दें। क्योंकि जैसे हम सब ने चित्र तो देखे ही है, शिव जी हमेशा शेर की खाल को बिछा के उसी पे बैठते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। लेकिन इतिहासकारों ने एक अनुमान के तौर पे कहा है कि ये पाशुपतिनाथ यानी कि शिव जी की मूर्ति है ये। अब जो भी हो वो इतिहासकारों का मामला है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। मोहनजोदड़ो से ही एक कांस की नाचने वाली महिला की मूर्ति मिली है जिसे नर्तकी लिखा हुआ है। एक अनाज रखने की सबसे बड़ी इमारत जिसे अन्नागार कहा जाता है के साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं, जिसमें एक बड़ा सा नहाने का स्थान भी है जिसे इतिहासकारों ने स्नान कुंड कहा है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। तो यहाँ पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखो मैंने कहा था कि अभी मोहनजोदड़ो में बहुत सारी चीज़ें मिली हैं और यहाँ पे मैं मुख्य चीज़ों की बात कर रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा फेमस है और आपको याद भी हो जाएंगी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है उनको। ये जो आप दिखाई दे रहे हैं ये महिला को ये मूर्ति मिली हुई थी। हालांकि इसको इतिहासकारों ने नर्तकी यानी कि नाचने वाली महिला लिखा है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, राजा महाराजाओं की पत्नी भी हो सकता है ऐसा, लेकिन इतिहासकारों ने जो लिखा है मैं वो बता रहा हूँ आपको। तो ये वहाँ पे मिली थी, कहाँ पे, मोहनजोदड़ो में। और अन्नागार, देखो अन्नागार एक थोड़ा कठिन सा शब्द है, शायद कुछ लोगों को समझ में ना आए, इसीलिए मैंने एक सरल भाषा में लिखा हुआ है अनाज रखने की इमारत। क्योंकि अन्नागार का मतलब है कि यहाँ पर अनाज रखा जाता है, उसी को इतिहासकारों ने मतलब थोड़ा कठिन सा शब्द कर दिया है। क्योंकि बाद में आप लोग कमेंट करने लगते हो कि ये अन्नागार क्या है ऐसा, क्योंकि छोटी छोटी बातें आप सबने पूछी हैं मुझसे। नंबर 3, चन्हूदड़ो। तो पहले देख लेते हैं ये है कहाँ चन्हूदड़ो। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है हमारा देश, और अब चलते हैं चन्हूदड़ो की तरफ। ये कहाँ है, ये भी पाकिस्तान में ही है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये है चन्हूदड़ो। और जूम करके आपको दिखाता हूं मैं अच्छे से। तो ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये है चन्हूदड़ो का। और अब चलते हैं मुख्य सब्जेक्ट की तरफ। तो अभी आपने देखा ये था चन्हूदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का यह नगर आधुनिक पाकिस्तान के सिंध प्रदेश में सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित था और इसके उत्खनन का कार्य 1931 में एन.जी. मजूमदार ने किया था। चन्हूदड़ो से एक मुद्रा प्राप्त हुई जिस पर 3 घड़ियाल तथा 2 मछलियों के चित्र बनाए गए थे और चन्हूदड़ो में ही पकी हुई ईंटों से नालियां बनाने के प्रमाण मिलते हैं। तो आपको याद क्या रखना है यहाँ पे कि चन्हूदड़ो का जो उत्खनन कार्य था वो किसने किया था, वो किया था एन.जी. मजूमदार ने किया था। वो कब किया था, 1931 में। और यहाँ से प्राप्त क्या हुआ था, यहाँ से प्राप्त हुआ था 3 घड़ियाल तथा 2 मछलियों के चित्र बने हुए प्राप्त हुए थे और पकी हुई ईंटों की जो नालियां बनाने के प्रमाण भी यहीं पे मिले थे, कहाँ, चन्हूदड़ो में। और ये है कहाँ, पाकिस्तान के सिंध प्रदेश में है ये चन्हूदड़ो। नंबर 4, कालीबंगा। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, ये है कहाँ कालीबंगा। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है इंडिया का मैप। तो अब देखते हैं यहाँ पे कालीबंगा, यहाँ पर तो लिखा है कालीबंगन, तो कोई बात नहीं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देख लीजिए पहले है कहाँ, ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये है राजस्थान में। तो बिल्कुल आपको यहाँ से दिखाता हूँ बहुत अच्छे से। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है कालीबंगन ये। तो अभी आपने देखा ये था कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता का यह स्थल आधुनिक राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित था। इसके उत्खनन का कार्य 1953 में बीवी लाल और वी के थापर ने किया था। यहाँ से जुते हुए खेत, नक्काशीदार ईंटों, अग्निकुंड, घोड़े के अस्थि पंजर और युग्मित समाधियों के प्रमाण मिले हैं। युग्मित का मतलब होता है एक साथ उन्हें दफनाए गए थे, मतलब समाधियों के प्रमाण मिले हैं। तो देखो यहाँ पे आपको याद रखना है कि कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। और इसके उत्खनन का कार्य किसने किया था,
बी लाल बी के थापर ने किया था 1953 में किया। और यहाँ से प्राप्त क्या हुआ था? जुते हुए खेत, नक्काशीदार ईंटें, अग्निकुंड, घोड़े के अस्थि पंजर और युग्मित समाधियां। यहाँ से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पे युग्मित समाधियां थी, तो ये भी यहाँ पे मिली हुई थी। तो इनको याद रखें कि कालीबंगा से ये चीजें मिली हुई थी। नंबर 5, लोथल। तो चलो देख लेते हैं कि लोथल भी कहाँ है। तो ये है हमारा देश। तो यहाँ से अब चलेंगे, हम देखेंगे कि लोथल कहाँ है। तो लोथल आपको ये दिखाई दे रहा है गुजरात, ये। और यहाँ पे चलते हैं, तो ये है लोथल। आपको मैं सही से जूम करके दिखाता हूँ। तो ये जो दिखाई दे रहा है ये है लोथल। तो अभी आपने देखा ये था लोथल। हड़प्पा सभ्यता का यह स्थल आधुनिक गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगबा नदी के किनारे पर स्थित था और इसके उत्खनन का कार्य 1954 में रंगनाथ राव ने किया था। लोथल से चावल के दाने, आटा पीसने वाले 2 पाट, 20 समाधियां जिसमें कुछ युग्मित समाधियां भी थीं आदि के प्रमाण मिले हैं। और लोथल नगर में घरों के दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे। तो थोड़ा इसको समझ लेते हैं। पहले तो आप ये जान लो कि ये लोथल कहाँ है। ये अहमदाबाद जिले में है, ठीक है, कि वैसे भी आपको मैं दिखा चुका हूँ। और इसके उत्खनन का कार्य किसने किया था? रंगनाथ राव ने किया था 1954 में। और यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ था? चावल के दाने, आटा पीसने वाले 2 पाट, वैसे आटा नहीं गेहूं पीसा जाता है, तो गेहूं पीसने वाले 2 पाट, क्योंकि पहले वो हाथ से पीसने वाली चक्की चलती थी, तो इसीलिए वो 2 पाट मिले हुए थे यहाँ पे। 20 समाधियां मिली थी यहाँ पे, और जिसमें से युग्मित, युग्मित का मतलब एक साथ, समाधियां भी कुछ प्राप्त हुई थी, इनके प्रमाण मिले हैं। और लोथल की एक खास बात आप याद रखें कि यहाँ के जो घर थे उनके दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे। तो ये बात आप अच्छे से याद रखें यहाँ पे। नंबर 6, आलमगीरपुर। तो चलिए मैं आपको पहले दिखा देता हूँ आलमगीरपुर कहाँ है। तो ये है हमारा देश। और अब चलते हैं यहाँ से आलमगीरपुर की तरफ। आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। तो उत्तर प्रदेश, ये है उत्तर प्रदेश, ये है मेरठ। तो चलिए यहाँ आपको ले चलते हैं। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है आलमगीरपुर। अभी आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो ये जो एरिया दिखाई दे रहा है ये है आलमगीरपुर यहाँ पे, और उसी के पास में है कल्याणपुर ये। तो हमें केवल आलमगीरपुर को देखना है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आलमगीरपुर कहाँ है। तो अभी आपने देखा ये था आलमगीरपुर। हड़प्पा सभ्यता का यह स्थल उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित था और इसके उत्खनन का कार्य 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। आलमगीरपुर से एक नांद पर बुने हुए वस्त्र के चित्र और शंख आदि के प्रमाण मिले हैं। तो आपको याद क्या रखना है यहाँ पे कि आलमगीरपुर का उत्खनन कार्य किसने किया था? 1958 में किया था, यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। और यहाँ से प्राप्त क्या हुआ है? एक नांद पर बुने हुए जो वस्त्र हैं उनके चित्र बने थे वो, और एक शंख प्राप्त हुआ था यहाँ से। तो ये याद रखना है आपको। नंबर 7, वनमाली। देखो वनमाली नाम नहीं, उसका वनवाली नाम है, क्योंकि इंटरनेट पे देखो या कहीं भी देखो तो वनवाली लिखा हुआ है, लेकिन इतिहासकारों ने वनमाली लिखा है, तो मैंने भी वनमाली ही लिख दिया है वहाँ पे। तो चलिए देख लेते हैं ये कहाँ है। तो ये है हमारा भारत। तो अब चलते हैं, देखते हैं कि वनवाली कहाँ है। तो यहाँ पे ढूंढते हैं हरियाणा। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ है वनवाली। हालांकि इतिहास में वनमाली कहा गया है, लेकिन सही नाम इसका वनवाली है। तो चलिए देखते हैं भाई यहाँ से। तो ये यहाँ पे है, जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है वनवाली। तो आप देख लें यहाँ से इसको। तो अभी आपने देखा ये था वनवाली। हड़प्पा सभ्यता का यह स्थल आधुनिक हरियाणा के हिसार जिले में रंगोई नदी के किनारे स्थित था और इसके उत्खनन का कार्य 1974 में आर एस विस्ट ने किया था।
वनमाली से मिट्टी का हल, जौ आदि प्राप्त हुए हैं। तो आपको प्रश्न क्या क्या यहाँ से पूछे जाते हैं वो थोड़ा ध्यान देते हैं। वनमाली जो है वो इसकी उत्खनन का कार्य किसने किया था? आर एस बिष्ट ने किया था, और आर एस बिष्ट यानी रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था 1974 में। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ था? यहाँ से प्राप्त हुआ था मिट्टी का हल, जौ आदि यहाँ से प्राप्त हुए थे। तो इसके बारे में अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। नंबर 8, धौलावीरा। चलो तो देख लेते हैं भैया धौलावीरा भी कहाँ है, आपको वो भी दिखा देते हैं। तो ये है हमारा देश और अब ढूंढते हैं धौलावीरा। तो सबसे पहले चलते हैं गुजरात। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है गुजरात, और धौलावीरा कहाँ है? यहाँ पे है। ये है धौलावीरा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है धौलावीरा। तो अब आपने देख लिया ये धौलावीरा, और अब चलते हैं मुख्य सब्जेक्ट की तरफ। तो अभी आपने देखा ये था धौलावीरा। हड़प्पा सभ्यता का यह स्थल आधुनिक गुजरात के कच्छ जिले में स्थित था और इसके उत्खनन का कार्य रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1990-91 में किया था। धौलावीरा से घोड़े के अवशेष, एक पशु की कांस्य प्रतिमा, एक अभिलेख, खेलने का मैदान, नेवले की मूर्ति, विशाल जलाशय और धौलावीरा के प्रवेश द्वार पर एक साइन बोर्ड भी प्राप्त हुआ है जिस पर लिखे हुए लेखों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। तो थोड़ा इसको समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि धौलावीरा कहाँ है। धौलावीरा है गुजरात के कच्छ जिले में। इसके उत्खनन का कार्य किसने किया था? रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। कभी कभी इनका नाम आर एस बिष्ट लिख के आता है तो इनको याद रखें आप, ठीक है। 1990-91 में किया था। धौलावीरा में क्या क्या प्राप्त हुआ था थोड़ा उस पर चर्चा कर लेता हूं। घोड़े के अवशेष, एक पशु की कांस्य प्रतिमा, एक अभिलेख, खेलने का मैदान, नेवले की मूर्ति, विशाल जलाशय और धौलावीरा के प्रवेश द्वार पर एक साइन बोर्ड मिला था जो कि जमीन में पड़ा हुआ था और बहुत जर्जर अवस्था में था। और इस पे कुछ लिखा भी हुआ है इस साइन बोर्ड पे, लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। इसलिए क्या लिखा हुआ था कि उसके बारे में कोई बता नहीं सकता, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के जो लेख हैं अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। तो आपको यहाँ पे जो जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं इन पे थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि ये प्रश्न बहुत अच्छे हैं और पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो आर्थिक जीवन था वो कैसा था, उस पर चर्चा करते हैं। कृषि की अगर बात करें तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त गेहूं, जौ, तिल, सरसों, मटर, तरबूज आदि के दाने प्राप्त हुए हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि यहाँ पर इनकी अच्छी पैदावार होती थी। तो यहाँ पर मैंने कृषि की बात की और कृषि में क्या क्या प्राप्त हुआ? गेहूं हुआ, जौ हुआ, तिल, सरसों, मटर, तरबूज, ये प्राप्त हुए। कहाँ से हुए थे? ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से शुरुआत में ये प्राप्त हुए थे। भोजन की अगर बात करें तो गेहूं, जौ, खजूर, घी, दूध, दही, भेड़, मुर्गा, मछली, कछुआ, सुअर आदि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के मुख्य भोजन थे। एक बात यहाँ पर आप गौर करें कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मांसाहारी भी थे। यहाँ पर मछली, मुर्गा, भेड़, कछुआ, सुअर आदि वो सब खाते थे। और पशुपालन में हड़प्पा सभ्यता के लोग कुत्ता, सांड, भेड़, बकरी, हाथी, बैल, भैंस, सुअर, बिल्ली, गधा, ऊंट आदि जानवर पालते थे। ये धातुएं कौन कौन सी वो उपयोग करते थे उन पे देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर, लकड़ी, सोना, चांदी, तांबा, कांसा, जस्ता आदि का प्रयोग करते थे, परंतु उस समय उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। ये बहुत बड़ी बात है, आप इसको समझना। व्यापार की अगर बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के लोग कपड़ा बुनने तथा कातने का काम किया करते थे और व्यापार का काम अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, मेसोपोटामिया, खुरासान, ग्रीक आदि देशों में किया करते थे। तो यहाँ पे आप इनको याद रखें कौन कौन से देशों में करते थे ये? अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, मेसोपोटामिया, खुरासान, ग्रीक में ये अपने व्यापार का काम करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था उस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आभूषण। हड़प्पा सभ्यता के लोग आभूषण के शौकीन थे, जिसमें वह है अंगूठियां, कंठार, कड़े, करधनी, भुजबंद, पायजेब, बालियां आदि
पहनते थे। इसमें महिला पुरुष दोनों के मैंने यहाँ पे शामिल किए हुए हैं। ऐसा मत सोचना कि ये भुजबंद पायजेब पुरुष भी पहनते होंगे, नहीं, यहाँ पर महिलाओं को भी मैंने शामिल किया हो, पुरुषों दोनों को शामिल करके यहाँ पर उनके जो आभूषण होते थे वो लिखे हुए हैं। वेश विन्यास, हड़प्पा सभ्यता के लोग रेशमी और सूती कपड़ों का उपयोग किया करते थे। गृह पात्र यानी घर के जो सामान थे ना, जो उपयोग करने वाले, उनके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। हड़प्पा सभ्यता के लोग घरेलू वस्तुओं में तसले, लोटे, प्याले, मटके आदि का उपयोग करते थे। धार्मिक जीवन, अब यहाँ पे थोड़ा ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप समझें अच्छे से। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती, वृक्ष, पशुओं, सूर्य आदि की पूजा किया करते थे। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो स्वास्तिक चिन्ह है ना, स्वास्तिक चिन्ह जो आप सबने देखा ही होगा, आप सब बहुत अच्छे से जानते हो, तो ये स्वास्तिक चिन्ह भी कहाँ से प्राप्त हुआ था? ये हुआ था हड़प्पा सभ्यता से ही। अब कुछ लोग ऐसे वो कहते हैं कि स्वास्तिक चिन्ह तो मतलब हमारा हिंदुओं का है, तो हिंदू धर्म से ये सभ्यता जुड़ी हुई है। मैं आपको बता दूं, स्वास्तिक चिन्ह सिर्फ हिंदुओं का ही नहीं, बल्कि जैन और बौद्ध धर्म में भी ये पवित्र माना जाता है। तो इसलिए ये अंदाज ना लगाएं कि ये सिर्फ हिंदुओं की सभ्यता थी। ये किसकी सभ्यता थी, इसके बारे में आप तरह तरह के लेख पढ़ेंगे तब भी आपको मालूम नहीं चलेगा, क्योंकि जितने आप इतिहासकारों को पढ़ेंगे उतने इतिहासकार अलग अलग बदलते जाएंगे, और जो इतिहासकार जिस धर्म से जुड़ा होगा वो अपने धर्म की तरफ खींचने की इसको कोशिश करता है। क्योंकि मैंने लगभग 4 से 5 इतिहासकारों को पढ़ा है, अलग अलग इसी टॉपिक को मैंने पढ़ा है। तो जितनों को मैंने पढ़ा वो अपने अपने तरफ इस सभ्यता को खींचने की बातें करते हैं धार्मिक आधार पे। और यहाँ पे कहते हैं कि काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि छोटे छोटे वो है ना लिंग टाइप के भी प्राप्त हुए। मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे जिन लिंगों की ये इतिहासकार बात करते हैं कि लिंग पूजा के प्रमाण मिलते हैं, देखिए वो मूंगा टाइप के गोल गोल चिकने चिकने छोटे छोटे पत्थर मिले थे, और वो मिले थे नालियों में, ना किसी की पूजा स्थल पे। तो ये भी आप अनुमान नहीं लगा सकते कि ये लिंग पूजा के प्रमाण है। बहुत छोटे छोटे जो गले में जो माला होती है ना मूंगा टाइप की, इस तरह के चिकने चिकने पत्थर थे वो। लिंग टाइप एक अलग होता है, उसकी बनावट भी अलग होती है, लेकिन वो उस तरह के नहीं थे वहाँ पे। मैं आपको चाहो तो चित्र दिखा सकता हूँ, आप देख लीजिए। तो ये जो आप देख रहे हैं तो यही प्राप्त हुए थे। तो आपको अगर लगता है कि ये लिंग है तो आप मान सकते हो, मैं कह नहीं रहा हूं कि आप मत मानो, क्योंकि अगर आपको लगता है कि हाँ ये है तो यही प्राप्त हुए थे वहां पे। इतिहासकारों ने इन्हीं को लिखा हुआ है कि ये लिंग पूजा के प्रमाण मिले हुए हैं यहाँ पे, लेकिन वास्तविक में ऐसा नहीं था। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो केवल प्रकृति के पूजक थे। हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर, अब यहाँ से मैं आपको बता दूं क्यों मैंने ये लिखा। मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि जो कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि वैदिक सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता एक ही है, यानी कि सनातन धर्म उस समय प्रचलित था, वैदिक सभ्यता मतलब हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित था, ऐसा कहते हैं हम, और अपने आप को जोड़ने की कोशिश करते हैं उससे। तो मैं आपको बता दूं कि वैदिक लोग अलग थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग अलग थे, यानी कि आर्य लोग अलग थे और जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो अलग थे। वो कैसे थे मैं अभी आपको बताता हूं। हड़प्पा सभ्यता के लोग देख लेते हैं पहले। नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता के लोग प्रकृति की पूजा किया करते थे। अब आते हैं वैदिक। वैदिक जो लोग थे उस समय की बात कर रहा हूं, देखो आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं। उस समय के जो वैदिक लोग थे यानी कि आर्य लोग थे वो प्रकृति की पूजा नहीं करते थे। शायद आप चौंक गए होंगे इस बात से, मैं आपको बताता हूं। आप ऋग्वेद को आपने पढ़ा नहीं, थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा ऋग्वेद को, तो उसमें अग्नि के लिए 200 मंत्रों और इंद्र के लिए 250 मंत्रों की बात कही गई है उसमें। तो उस समय यज्ञ होते थे, और यज्ञ कौन करता था? आर्य लोग करते थे, और यज्ञों के माध्यम से इंद्र और अग्नि की पूजा किया करते थे आर्य लोग। तो यहाँ पे प्रकृति की पूजा ये नहीं करते थे आर्य लोग। तो इसलिए पहला तो यही है कि ये प्रकृति पूजक थे हड़प्पा सभ्यता के, और आर्य लोग प्रकृति पूजक नहीं थे उस समय। आज तो तरह तरह की वो देखो बदलते रहते हैं, समय के हिसाब से अपने आप में परिवर्तन करना रहता है। नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता के लोग मांस का सेवन किया करते थे। और मैं आपको बता दूं वैदिक सभ्यता के लोग मांस का सेवन नहीं करते थे, वो सोम रस पीते थे। आपने बिल्कुल नाम सुना होगा, सोम रस पीते थे वैदिक लोग, आर्य लोग।
लेकिन यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के लोग मांस का सेवन करते थे, जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया था क्या खाते थे। तो यहाँ पे आप ये बात भी याद रखें, इसीलिए वैदिक सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता को जो लोग एक बताते हैं, मैं उनको यहाँ पर बता रहा हूँ। नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। ये बात तो आपको बहुत अच्छे से याद होगी और आपने कहीं ना कहीं बिल्कुल पढ़ा भी होगा। नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, लेकिन वैदिक सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान था। वैदिक सभ्यता यानी कि आर्यों को लोहे का ज्ञान था, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। तो यहीं पर ये अलग अलग होते हैं। चलो एक और आपको एग्जाम्पल देता हूं। नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता में मातृ सत्ता प्रचलित थी, यानी कि माताओं को प्रमुख माना जाता था। और वैदिक सभ्यता में पितृ सत्ता यानी कि पिता की सत्ता प्रचलित थी, जो कि आज भी है। तो जो वैदिक लोग हैं ना, तो ये बिल्कुल अलग है। हड़प्पा सभ्यता आप चाहो तो बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, अलग अलग राइटरों को पढ़ सकते हो। मैंने पढ़ा है तो इसलिए मैं बोल रहा हूं आपसे। बहुत चाहे आप कितने भी तरीके आजमाओ, लेकिन वैदिक सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता एक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ना तो इनके रहन सहन, खान पान, नगरीय और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वैदिक सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता को अलग अलग करती हैं। हड़प्पा सभ्यता में मातृ सत्ता प्रचलित है, यानी कि महिलाओं को यहाँ प्रमुख माना जाता था, लेकिन वैदिक सभ्यता में पुरुषों को प्रधान माना जाता है और आज भी माना जाता है। अब बात करते हैं वैदिक सभ्यता की, ठीक है। नंबर 1, वैदिक सभ्यता के लोग हवन के माध्यम से इंद्र और अग्नि की पूजा करते थे। ये बात बिल्कुल सही है। और वहां पे हड़प्पा सभ्यता के लोग प्रकृति के पूजक थे। नंबर 2, वैदिक सभ्यता के लोग मांस का सेवन नहीं करते थे, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोग मांस का सेवन करते थे। नंबर 3, वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी और हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। नंबर 4, वैदिक सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान था, लेकिन हड़प्पा के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। वैदिक सभ्यता पितृ प्रधान सभ्यता थी और वो मातृ प्रधान सभ्यता थी, इसीलिए ये अलग अलग हैं। हड़प्पा सभ्यता का अंत। देखिए, अब मैं आपको बता दूं कि यहां से थोड़ा आपको ऐसा लगेगा कि मैं विवादित बोल रहा हूं। मैं यहां पे आपको तरह तरह के जो इतिहासकार हैं उन्होंने क्या क्या बताया, उन सब की जो थ्योरीज हैं वो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। आपको जो भी पसंद आए आप उससे चुन सकते हो, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो हो सकता है मेरे विचार आपको पसंद ना आए। क्योंकि वैसे कुछ लोग ये भी कह सकते हैं टीचर हो तुम्हें बताना चाहिए, तो मैं भी बताऊंगा अपना मत, लेकिन यहाँ पे मैं बहुत सारे की लेने वाला हूँ, एक की नहीं बताने वाला हूँ। और आपको प्रूफ भी दूंगा कि मैं किसका समर्थन कर रहा हूं। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, इसका उत्तर कोई नहीं दे सकता, क्योंकि इतिहासकारों के मत एक नहीं है। इतिहासकार तरह तरह की दलीलें देते हैं, तो उन दलीलों को देख लेते हैं। नंबर 1, जॉन मार्शल और रविंद्र सिंह बिष्ट ने कहा है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत बाढ़ से हुआ है। इस बात को मैं काटता हूं, मैं कहता हूं बाढ़ से नहीं हुआ है। अगर आपको पसंद है तो आप इसे मान सकते हो, लेकिन लिखा हुआ है मैंने इसको। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि नहीं हुआ है, आगे चल के मैं इसकी बात करूंगा। आरएल स्टाइन और अमलानंद घोष ने कहा है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत जलवायु परिवर्तन से हुआ है, तो इसको भी मैं नकारता हूं कि नहीं हुआ है। चलो मैं आपको बता ही देता हूं क्यों। देखो, बाढ़ का कारण तो मैं नहीं मान सकता। क्यों? क्योंकि मोहनजोदड़ो जो शहर था उसमें कुछ ऐसे कंकाल मिले हुए हैं जिनके माध्यम से ये पता लगाया गया है कि यहाँ पे युद्ध हुआ था। बहुत सारे कंकाल मिले हुए हैं। तो क्या मान लो आपके गांव में या आपके शहर में बाढ़ आ जाए, 1 मिनट में तो बाढ़ आती नहीं है, घंटे तो लगते हैं उसको। बाढ़ आ जाए तो आप क्या करेंगे? छोड़ के भाग जाएंगे या फिर वहीं रहेंगे? जाहिर है कब छोड़ के भाग जाएंगे कहीं और फिर वापस आ जाएंगे जैसे ही बाढ़ कम हो जाएगी। तो आप इस तरह से मरेंगे तो नहीं, क्योंकि जैसे मोहनजोदड़ो में क्या हुआ कि वहां पे नालियों में, घर की दीवारों से आग के निशान और काफी सारे जो कंकाल मिले हुए हैं ना, तो इस तरह के तो नहीं मिलेंगे। कुछ कंकालों को तो कुल्हाड़ी जैसे हथियारों से भी काटा गया था, इस तरह के तो नहीं मिलेंगे। तो ये बात यहाँ पे श्योर करती है कि बाढ़ से तो नहीं हुआ। ये जो थ्योरी है जॉन मार्शल और रविंद्र सिंह बिष्ट की, ये मेरे हिसाब से सही है, नहीं है। आपके हिसाब से अगर लगता है तो आप मान सकते हो इसे। अब
अमलानंद घोष और आर.एल. स्टाइन कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन से। तो भैया जलवायु परिवर्तन से भी इतने ज्यादा लोग नहीं मरते, क्योंकि वहां बच्चों के कंकाल मिले हैं, महिलाओं के मिले हैं, कुछ महिलाओं के तो ऐसे मिले हैं कि वो उनके ऊपर आभूषण भी थे। ये बताइए, अगर कोई सामान्य पुरुष खत्म हो जाए या महिला खत्म हो जाए तो उसको पूरे आभूषणों के साथ थोड़ी ना दफनाते हैं। तो वहां इस तरह के मिले हुए हैं। अभी मैं उसकी आगे चर्चा करूंगा आपको। तो यहाँ पर ये जलवायु परिवर्तन वाला है, देखो ये मैं इसको नहीं मानता। आप अगर चाहो तो मान सकते हो, क्योंकि मैं आपके विचार अलग हैं, मेरे विचार अलग हैं। क्योंकि किसी को सलमान खान पसंद है, किसी को अक्षय कुमार पसंद है, किसी को अमिताभ बच्चन पसंद है, तो पसंद अपनी अपनी अलग। मैंने आपको यहाँ पर बहुत सारे इतिहासकारों के मत रखे हैं, आप जो भी पसंद करना चाहो पसंद कर सकते हो। नंबर 3, M.R. साहनी, जॉर्ज डेल्स और R.L. राइक्स ने कहा है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत भूकंप से हुआ। ओहो, मैं क्या कहूं, इतिहासकारों को पता नहीं कैसे लिख रहे हैं ये। भूकंप से पूरी सभ्यता कभी नष्ट नहीं हुई, आज तक ये रिकॉर्ड है। भूकंप कभी इतना तेज नहीं आया, कभी इतना भयंकर नहीं आया कि पूरी की पूरी सभ्यता नष्ट कर दी हो उसने। इस तरह का तो कभी नहीं हुआ। हाँ, कुछ जगहों पे आया, लेकिन इतना भी तेज नहीं आया कि पूरी सभ्यता ही उसमें समा गई हो। ऐसा तो कभी नहीं आया। तो ये थ्योरी भी मेरे हिसाब से सही है, नहीं है, आपके हिसाब से हो सकता है, तो आप फॉलो करो इसे। चौथा, अमेरिकी इतिहासकार कैनेडी ने कहा है कि इस सभ्यता का अंत मलेरिया की महामारी से हुआ है। कमाल की थ्योरी है इनकी भी, कैनेडी की। अगर मलेरिया से हुआ होता तो जो वहां पर कंकाल मिले हुए हैं मोहनजोदड़ो में, किसी को ऐसा लगता है जैसे कुल्हाड़ी से काटा गया हो बच्चों का, और वहां पर इस तरह के जो मिले हैं, आग के जो मिले हैं सबूत, तो वो क्या दर्शाते हैं? तो ये भी मेरे हिसाब से सही नहीं है। आपके हिसाब से हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं है। मैं तो आपके सामने ये समझ लो कि यहाँ पर भोजन रख रहा हूँ 5-6 थालियों में, जो भी पसंद हो आप खा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैं इतिहासकारों के मत है, मैं वो बता रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन मैं प्रूफ भी दे रहा हूं कि ये मत मेरे हिसाब से सही नहीं है। नंबर 5, M. दिमित्रिएव, जो रूस के इतिहासकार थे, वो कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का अंत गाज यानी कि बिजली गिरने से हुआ है। पता नहीं कैसे कह रहे हैं, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि पूरी सभ्यता कभी बिजली गिरने से नष्ट नहीं होगी। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। कभी भी इतिहास में आप पढ़ के देख लेना। मान लो अगर मैं कहूं कि दिल्ली पे जाके बिजली गिरी और पूरा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तो और उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर भी पूरा खत्म हो गया, तो क्या आप मान लोगे? कभी नहीं, क्योंकि बिजली कभी इतनी हाई नहीं गिरती है कि पूरी सभ्यता नष्ट हो जाए। हाँ, बिजली गिरती है, 2-4-10 घर बर्बाद हो जाएंगे, इतनी तो गिरती है, 2-4-50 मान लेता हूं मैं, लेकिन पूरी सभ्यता नष्ट हो जाएगी ये नहीं मान सकता ना मैं। अगर आपको मानना है तो आप मान सकते हो, ऑप्शन आपके लिए मैंने खोल के रखे हुए हैं। मैं तो केवल विचार बता रहा हूं कि इतिहासकारों ने क्या क्या कहा है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। नंबर 6, गार्डन चाइल्ड, मैके पिगट और मार्टिमर व्हीलर ने कहा है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत आर्यों के राजा इंद्र ने किया था, क्योंकि ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है, और जिसका अर्थ होता है घर और शहरों को उजाड़ने वाला। तो चलिए इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। देखो यहाँ पे गार्डन चाइल्ड, मैके पिगट और मार्टिमर व्हीलर यानी कि 4 लोगों ने एक ही मत का समर्थन किया है। और ये बात तो सही है कि ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है, और पुरंदर का मतलब होता है गढ़ ध्वंसक, यानी कि शहरों को, गांवों को नष्ट करने वाला। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर जब हम ऋग्वेद को पढ़ते हैं तो वहां पर कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि इंद्र ने किसी सभ्यता को नष्ट किया हो, या फिर उनके युद्ध के बारे में भी वर्णन नहीं करते। क्योंकि मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राग युद्ध का वर्णन है। आपको याद होगा, आपने पढ़ा भी होगा। 10 राग युद्ध का वर्णन है, और ये सुदास और 10 जनों के बीच में हुआ था, 10 राजाओं के बीच में हुआ था, लेकिन इंद्र के बीच में नहीं हुआ था ये। उसका जब वर्णन मिलता है तो यहाँ पे अगर इंद्र ने कुछ ऐसा किया होता तो इसका वर्णन जरूर ऋग्वेद में मिलता आपको। तो मेरे हिसाब से जो लोग ये इस तरह का बोल रहे हैं कि आर्यों ने यहाँ पर आक्रमण किया, पूरी सभ्यता को नष्ट किया,
तो इस तरह का जो बोल रहे हैं तो मेरे हिसाब से वो सही नहीं है, क्योंकि इसका कोई भी सबूत नहीं है। ये तो एक अनुमान है, मतलब अनुमान लगा रहे हैं सब के ऐसा हो सकता है। अब बात करते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जो थे जॉन मार्शल ने 1931 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने कहा था कि मोहनजोदड़ो में एक डेड मैन गली है, जिसमें एक खोपड़ी का कंकाल, एक वयस्क की छाती, कुछ हाथ की हड्डियां प्राप्त हुई हैं जो बिल्कुल भुरभुरी अवस्था में थी। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन 1931 इस तरह का है, तो आप इसे पढ़ सकते हो। तो या इसी से मैंने ये लिया हुआ है, तो आप इसमें ये चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ प्रूफ के साथ आपको इसलिए बताया कि बाद में आप लोग कमेंट कर दोगे आपने ये लिया कहाँ से, तो मैंने यहाँ से लिया, तो आप इसे पढ़ सकते हो और यहाँ पे ये चीज़ें लिखी हुई, तो आप उसको यहाँ पे ध्यान दें। जॉन मार्शल जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे, तो वो कह रहे हैं कि मोहनजोदड़ो शहर में एक डेड मैन गली है, जिसमें एक खोपड़ी का कंकाल और एक भैंस की छाती और कुछ हाथ की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। अब ये बताओ, अगर बाढ़ आई होती तो क्या इस तरह से मिलती? नहीं मिलते। आगे थोड़ा मैं और चर्चा करता हूं आपसे। तो ये जो आपको तस्वीर दिखाई दे रही है, तो ये थे जॉन मार्शल। अब यहाँ पे बात करते हैं दूसरे उसकी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक मार्टिमर व्हीलर ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, मोहनजोदड़ो के साक्ष्यों में पुरुष, महिलाओं और बच्चों का बड़ी बेरहमी से जनसंहार किया गया था। पुरुष तथा महिलाओं के जो कंकाल प्राप्त हुए हैं उन पर आभूषण भी थे। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि किसी भी पुरुष या महिला की साधारण मृत्यु होने पर उसके साथ आभूषणों को नहीं दफनाया जाता है, और कुछ कंकालों को कुल्हाड़ी जैसे हथियारों से भी काटा गया था। तो यहाँ पर ये कौन कह रहा है? मार्टिमर व्हीलर कह रहे हैं अपनी रिपोर्ट में, और रिपोर्ट का नाम है हड़प्पा 1946 एंशिएंट इंडिया जर्नल, जिसे 1947 में प्रकाशित किया गया था। तो आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो, यहाँ पर मैंने नाम लिखा हुआ है। ये कह रहे हैं कि जब मैंने मोहनजोदड़ो के साक्ष्यों में देखा कि वहाँ बच्चों के कंकाल, महिलाओं के, और यहाँ पर यानी कि बड़ी बेरहमी के साथ जनसंहार किया है, किसी ने भी किया हो, क्योंकि वहाँ पे जो कंकाल प्राप्त हुए हैं उनमें आभूषण भी थे, महिलाओं को आभूषण पहने हुई थी। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर किसी साधारण पुरुष या महिला की मृत्यु हो, साधारण क्या को राजा भी हो, तब भी उसे आभूषण नहीं पहनाते, मरते टाइम उसको भी उतार लिए जाते हैं, ये आपको याद होगा। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। यहाँ पर मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहूंगा, ये फोटो आप देखिए, ये मोहनजोदड़ो में मिले जो थे वो कंकाल उनका है। ये आपको लगता है ये बाढ़ से मरे होंगे? आप ध्यान से देखना इनको, आपको लगता है ये बाढ़ से? देखो ये बच्चे का है, ये भी बच्चे का है, ये देखो यहाँ पर ये उल्टे सीधे, ये पक्का श्योर कह सकता हूँ ये किसी न किसी से युद्ध हुआ और उन्हीं के द्वारा ये मरे हुए लोग थे। और इनमें से कुछ ऐसे थे जिनका सर अलग था, धड़ अलग था, उन्हें जैसे कुल्हाड़ी से कट, पहले तो हथियार ही नहीं चलते होंगे तो कुल्हाड़ी वुल्हाड़ी या फरसा ही होगा, तो उन्हीं से काटा हुआ ऐसा लगता है उनको। और ये बात मैं नहीं, मार्टिमर व्हीलर अपनी रिपोर्ट में कह रहे हैं। तो यहां पर मुझे भी इस बात का लगता है कि पक्का तौर पे जो इस सभ्यता का जो अंत हुआ है वो किसी न किसी युद्ध से हुआ है, क्योंकि पहले आते थे आक्रमण करने के लिए राजा एक दूसरे के यहाँ, तो उन्होंने सोचा होगा तो चलो, क्योंकि पहले इधर से ही आते थे, समुद्र के रास्ते तो आते नहीं थे, पाकिस्तान साइड से ही, तो उस तरफ से क्या हुआ होगा कि आए होंगे जो भी आए हों उस समय, तो उन्होंने किया होगा, धीरे 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 युद्ध में इनको हराया होगा, मर गए होंगे, ये छोड़ दिया होगा, फिर आगे बढ़े होंगे वो। तो इस तरह का हुआ तो है, किसी न किसी से भी हुआ हो, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कहता। अब कुछ लोग कहते हैं कि आर्यों ने आक्रमण किया। देखो, आर्यों ने अगर आक्रमण किया होता तो ऋग्वेद में उन्होंने लिखा होता। क्यों? क्योंकि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि देखो, अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि इंद्र ने किया ऐसा, तो मैं आपको बता दूं कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में लिखा हुआ है कि 10 राग युद्ध का वर्णन है, जो सुदास और 10 जनों यानी कि 10 राजाओं के बीच में हुआ था, तो उसका वर्णन मिलता है। अगर इंद्र ने किया होता तो ऋग्वेद में इसका वर्णन जरूर होता। मान लो इंद्र ने इस सभ्यता को नष्ट किया तो उसका ऋग्वेद में वर्णन होना चाहिए था ना, वहां तो किसी भी युद्ध का ऐसा वर्णन नहीं है। तो इसीलिए देखो, ये तो चीज खारिज है मेरे हिसाब से कि आर्यों ने तो नहीं किया, लेकिन उस समय भी देखो राजा महाराजा रहे होंगे तो उनमें ही शायद आपस में युद्ध हुआ हो,
या फिर अलग अलग तरीके से किसी न किसी में युद्ध हुआ हो। तो इस सभ्यता का अंत का जो मैं समर्थन करता हूँ वो करता हूँ, युद्ध से तो हुआ है, लेकिन किसके बीच में ये युद्ध हुआ था ये कोई नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? देखो, ऐसी तस्वीरों को अगर देख के आप अगर चाहो तो आप अगर सोच रहे होगे ये झूठी तस्वीर भी तो हो सकती है। मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब पे आप लिखना मोहनजोदड़ो, ठीक है, वहाँ पे पाकिस्तान के जो कुछ यूट्यूबर्स हैं, जो ट्रैवलर हैं, जो वहाँ पे गए हुए हैं मोहनजोदड़ो में, तो वहाँ के म्यूजियम में भी गए हुए हैं। तो वहाँ के उन्होंने कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियोस जारी किए हैं। तो उन तस्वीरों में इस तस्वीर को दिखाया जाता है। आप ये भी देख लेना कि यही तस्वीर थी। आप चाहो तो इंटरनेट पर सर्च करके पता कर सकते हो, देख सकते हो। तो ये जो चीजें हैं ना, ये चीजें दर्शाती हैं कि यहाँ भाई कुछ ना कुछ तो हुआ था। कोई कह रहा है बाढ़, नहीं मानता मैं, क्योंकि बाढ़ से इस तरह के लोग ऐसे एक साथ डले हुए मिलेंगे। बाढ़ से तो कोई कहीं मिलेगा, कोई कहीं मिलेगा, कोई कहीं मिलेगा, लेकिन बाढ़ से इस तरह से लोग नहीं मिलेंगे। ये भी बात मैं श्योर तरीके से कह सकता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि ये मलेरिया से, ये भाई मलेरिया से ऐसे लोग नहीं मरते हैं जैसे यहाँ पर ये डले हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं भूकंप से। अब भूकंप से अगर होता तो ऐसे होते, इस तरह के डले होते। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई, मतलब जो इतिहासकार हैं वो कह रहे हैं कि, लेकिन खंडन तो मैं कर रहा हूं ना सभी का। अब कुछ लोग कह रहे हैं गाज गिरने से हो गया। अरे भाई, अगर बिजली कहीं इतनी तेज गिरी हो ना तो इस तरह से लोग नहीं मिलेंगे, अलग अलग बम की तरह वो फट जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। लेकिन इस बात का मैं समर्थन क्यों कर रहा हूँ कि मैंने लगभग 4 इतिहासकारों को पढ़ा है इसी के बारे में। 2 दिन से ज़्यादा, हाँ 2 दिन हो गए मुझे लगभग, हाँ 2 दिन से ज़्यादा ही हो गए। इसी टॉपिक को मैं अलग अलग इतिहासकारों पर पढ़ रहा हूँ मैं। तो जितने भी इतिहासकार हैं मैंने सबको इकट्ठा किया है और सबके बारे में जो मत हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये वीडियो में जो भी लिखा हुआ है ना, ये मैंने स्वयं लिखा हुआ है, ये किसी से कहीं भी कोई कॉपी नहीं है। और अलग अलग इतिहासकारों के मैंने लिखे हुए हैं, इसीलिए लिखे हुए हैं ताकि सच जान सकें कि आखिर हड़प्पा सभ्यता क्या है, क्या प्राप्त हुआ है यहाँ पे, और ये अंत इसका कैसे हुआ। देखो, अंत कैसे हुआ कोई नहीं कह सकता, लेकिन हाँ कुछ सबूत मिलते हैं, उनके आधार पर एक अनुमान तो लगाया जा सकता है। लेकिन जो इतिहासकारों ने जो अनुमान लगाया है ना, तो वो भी कुछ अलग है, और यहाँ पर जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं वो चीज़ें अलग हैं। अब आप ये मत कहना कि तुम तो खुद को इतिहासकारों से बड़ा समझ रहे हो। देखो, मैं इतिहासकारों से बड़ा नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन मैंने भी बहुत सारा पढ़ा है, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ इसके बारे में। तो आप जो भी यहाँ पर मत को समर्थन कर रहे हो, आप उस मत को समर्थन कर सकते हो कि चाहो तो बाढ़ का, चाहो मलेरिया का, भूकंप का, आप जो भी समर्थन करना चाहो समर्थन कर सकते हो, क्योंकि आपको इसकी छूट है। मैंने यहाँ पर, मैंने आपसे बोला था शुरुआत में ही कि 5-6 तरह के मैंने भोजन रख दिए हैं आपके सामने। यहाँ पे आपको जो भी खाना हो आप खा सकते हो। लेकिन मेरा मत तो यहाँ ये है कि यहाँ पर किसी न किसी के साथ युद्ध हुआ था, इसीलिए ये सब हुआ है। सवाल तो दिमाग में बहुत सारे आते हैं, लेकिन उन सवालों को अब क्या करें, सही से किसी के पास तो जवाब है नहीं, तो कोई इसका आंसर दे ही नहीं सकता है सही। और यहाँ पर देखो, इस वीडियो में मैंने जो चीज़ें बताई हैं वो एग्जाम के लिए अच्छी हैं। ये राजनीतिक वीडियो नहीं है, आप लोग ऐसा मत समझें कि ये राजनीतिक वीडियो है। नहीं, राजनीति की दृष्टि से ये वीडियो मैंने बनाया ही नहीं है। ये केवल और केवल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बनाया गया वीडियो है, और उसी दृष्टि से आप इसको देखें। हाँ, अगर आपकी कोई सलाह है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो, या फिर मेल पे मुझे बता सकते हो। और ये वीडियो थोड़ा हो गया है लंबा, तो आप इसको आराम से देख लें। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप दोबारा देख लें इसको। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से जा सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो, पढ़ सकते हो। तो करते हैं वीडियो को समाप्त और मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में आपसे।